Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths and Chemistry. So friends, today in this video we are going to practice some important questions related to your master cadre and lecture cadre exam. So without further ado, let's get started. हाँ जी, लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आगे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, हाँ जी, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is the nth term of the series is option A is n minus 1 by 2, option B is n square minus 1 by 2, option C is n square plus 1 by 2 और option D is n plus 1 by 2। ठीक है, हमें इस सीरीज की nth टर्म बतानी है। इस क्वेश्चन को ना जनरल सॉल्व करने के बजाय हम एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हैं। देखो, इसने बोला है nth टर्म बताओ इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं, अगर nth टर्म ये हुई है ना, ये भी हो सकती है। nth टर्म हमारा ये भी हो सकता है, सेकंड ऑप्शन वाला। nth टर्म एन स्क्र प्लस 1/2 भी हो सकती है। nth टर्म n+1/2 भी हो सकती है। ठीक है, इनमें से मैं बताना nth टर्म कौन सी है। तो हम इसको करते हैं बाय लेटिंग सम नंबर टू n। ठीक है, n हम लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो यानी हम फर्स्ट टर्म ढूंढना चाहते हैं सीरीज की। तो पहले यहाँ से आइडेंटिफाई कर ले फर्स्ट टर्म है क्या। द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 1। तो इनमें से जो ऑप्शन हमें 1 आंसर नहीं दे रहा होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि nth टर्म की हेल्प से ही हमारे पास ये जनरल टर्म होती है ना, तो बाकी सभी टर्म्स हमें यहाँ से मिल जाती होती है। तो अगर nth टर्म ये है इस सीरीज का, तो इसका फर्स्ट टर्म का आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो अगर आप n को यहाँ पे 1 डालते हो तो 1 - 1/2 इज 0। ये तो 0 आंसर दे रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर nth टर्म ये सीरीज की ये है, तो इसको फर्स्ट टर्म के लिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। n को 1 डाला यहाँ पे, तो ये भी आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर nth टर्म ये सी ऑप्शन वाला हुआ, तो यहाँ पे अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1+1/2। ये 1 आंसर दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन मतलब आंसर हो सकता है। अभी इसको मार्क नहीं करना है, अभी हमने नेक्स्ट ऑप्शन चेक नहीं किया। ठीक है, जब भी आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल करते हो यानी n को कुछ पुट करके चेक कर रहे हो, तो ऑप्शंस डिस्कार्ड करने होते हैं। हमने कभी मार्क नहीं करना होता कि ये इसने आंसर करेक्ट दे दिया तो ये आंसर होगा, नहीं। हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन भी सेम आंसर दे दे। एन को जब हमने यहाँ पे 1 डाला, तो यहाँ पे 2/2 ये भी 1 आ रहा है आंसर। अब इन दोनों में चॉइस है, अब ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एन को 2 पुट कर देते हैं। n2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज हमें बतानी है। अब अगर n को 2 पुट किया होता हमने, द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, यहाँ से देख लो सेकेंड टर्म क्या है सीरीज की, 3/2। 1+2/2 यानी 3/2। तो A2 जो होगा हमारा 3/2 हमें मिल रहा है। तो इन दोनों में से वो ऑप्शन जो 3/2 आंसर नहीं दे रहा होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और जो बचेगा वो हमारा आंसर। तो n को हम यहाँ पे डाल देते हैं 2, सी ऑप्शन में। 2² + 1 इज 5/2। तो ये तो नहीं दे रहा 3/2 आंसर, हमें तो 3/2 चाहिए ना, क्योंकि इसकी सेकेंड टर्म 3/2 है। और अगर इसमें पुट करते हैं n को 2 लास्ट वाले में, 2+1 इज 3/2। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके थे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, ऑप्शन डी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now we'll move to the next question. हाँ जी, question is the number three numbers form an increasing GP. If the middle term is doubled, then the new numbers are in AP. हमें 3 numbers दिए गए हैं which forms an increasing GP. If the middle term is doubled, और वो 3 नंबर जो जीपी फॉर्म कर रहे हैं उनमें से अगर उनकी मिडिल टर्म को डबल कर दिया जाए, तो वही नंबर्स जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। यहाँ पे ना एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर्स आने चाहिए, फिर ये क्वेश्चन हो पाएगा।
3 पॉजिटिव, इसका अभी क्लियर हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे क्यों होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव। हाँ जी, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। तो हम लेट कर लेते हैं वो 3 नंबर कौन कौन से हैं। ए, जो हमारे पास स्टैंडर्ड जीपी होती है ना, ए आर स्क्वायर, ये मान लेते हैं। दीज 3 नंबर्स फॉर्म्स जीपी। पता है हमें ये जीपी फॉर्म करते हैं विद कॉमन रेशियो आर। कंडीशन क्या गिवन है कि अगर मिडल वाली जो टर्म है उसको डबल कर दें, डबल कर दो इसको, 2 AR और AR स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखा, सेकंड टर्म मिडिल टर्म को हमने डबल कर दिया, तो कहता है ये जो 3 नंबर्स है ये बना रहे हैं एपी। ओके ठीक है। तो हमें बताना है द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी तो ये थी, इसकी कॉमन रेशियो यहाँ पे आर है ना। सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके देखो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देखो, आर आता है ना कॉमन रेशियो। तो हमें ये आर की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर की वैल्यू होगा। अब हमें इन नंबर्स पे कंडीशन पता है कि ये 3 नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी की कंडीशन क्या होती है, मिडिल टर्म का डबल कर दो, वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। ये बन जाएगा 4 AR। इधर से ए कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 + R स्क्वेयर। ए से ए हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक R² - 4R + 1 = 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी और वही हमें चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, R = -B + -B² - 4AC। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम सबको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2। 4 + -√12 इज 2√3। 2 यहाँ से कॉमन निकाल के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर देंगे। तो आर की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है, एक आ रहा है पॉजिटिव और एक आर की वैल्यू आ रही है ये विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर्स हमारे पास पड़े हैं। अब इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन हम कैसे चूज करेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना फिर ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से आंसर क्या होगा, अदरवाइज तो दोनों ही बन रहे हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो वैल्यू है 2 + सम पॉजिटिव वैल्यू दिस ग्रेटर देन 1, ये 1 से ग्रेटर है, और यहाँ पे 2 - 1 पॉइंट समथिंग, तो ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स है सबके सब, ए पॉजिटिव है तो आर को भी यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि आर की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है ना, इस केस में यहाँ पे 0 से बड़ी है और 1 से लेस है। कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में होता है, उसकी जितनी पावर आप बढ़ाते हो नंबर क्या होता है वो छोटा होता जाता है ना। तो यहाँ पे ये एक नंबर है ए, फिर यहाँ पे है AR। जैसे ही आप आर की स्क्वायर करोगे, अगर आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई तो ये वैल्यू तो छोटी हो जाएगी इससे, क्योंकि यहाँ पे आर है, यहाँ पे R² है, बट यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग जीपी है। दिस इज इंक्रीजिंग जीपी, है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, 2 + √3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। हमें एक ज्योमेट्रिक जीपी सीरीज कंसीडर करनी है विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। कैसी इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी हमें कंसीडर करनी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो आर हो। वो तो हमें पता है स्टैंडर्ड होती है ना जी, ए आर AR³ ये वाली टर्म्स जो होती हैं वो जीपी फॉर्म करती हैं। हम इनफाइनाइट टर्म्स ले लेते हैं तो ये इनफाइनाइट जीपी होगी। अब कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी इज 4 एंड द सेकेंड टर्म इज 3/4। इस जीपी का जो सेकेंड टर्म है वो हमें 3/4 दिया गया है, तो यानी ए आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3/4। और ये जो इनफाइनाइट जीपी है इसका सम हमें दिया गया 4। हमें पता है इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, A/1 - R ये होता है, वेर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर इज कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो ये जो हमने जीपी ली है इसमें फर्स्ट टर्म तो वैसे ही ए है, 1 माइनस यहाँ पे लिखना होता है कॉमन रेशो आर, तो इस जीपी का कॉमन रेशो भी आर ही है हमारे पास, तो ये हमें दिया गया है। अब हमारे पास एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, इन दोनों का यूज करके हमने आर की वैल्यू बतानी है। देखो ऑप्शंस में हमें आर ही पूछा गया ना, कॉमन रेशो की वैल्यू।
तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 4 इसको r से मल्टीप्लाई कर दें, ए आर इज इक्वल टू 4r - 4r²। अब यहाँ से ए आर की वैल्यू में पता है 3/4 है, तो ये बन जाएगा 3/4 4r - 4r²। 4 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट, ताकि ये 4 जो है डिनोमिनेटर से वो एलिमिनेट हो जाए। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया कैंसिल आउट, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 16r - 16r²। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो या तो ये क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लो और आर की वैल्यूज निकालो और ऑप्शन से टैली कर लो, या फिर आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। हम ऑप्शंस पुट करके देख लेते हैं, जो भी आर की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही होगी वही आंसर होगा। ऑप्शन ए में कहता है आर इज इक्वल टू 3/4, पुट करके देख लिया आर की वैल्यू 3/4, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे आ रहा है 3/4 - 16। 3/4 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 19/16, तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बन रहा है 4। 12 माइनस 9 विच इज 3, तो ये सेटिस्फाई हो रही है ना इक्वेशन, इसका आंसर 3 आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रही है। अब ये चेक कर लें, 1/4, आर को यहाँ पे पुट करो 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 4। 4 - 1, ये भी 3 आंसर दे रहा है, तो आर की वैल्यू 3/4 एंड 1/4 दोनों ही हो सकती हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। बाकी आप ये ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, series this is uniformly convergent in which of the following intervals। हमें ये बताना है ये सीरीज इनमें से कौन सी इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इस क्वेश्चन को ना बाय ऑप्शन इजीली किया जा सकता है। अब यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शंस है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, एक्स पढ़ा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन से हम कैसे डील करेंगे, एक्स की कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना, इनमें से कोई कॉमन वैल्यू जो सब में पड़ी हो, ज्यादातर ऑप्शंस में पड़ी हो। एक्स को 2 पुट कर ले, पुट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हर वैल्यू के लिए होगी ना फिर। तो एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अगर 2 पे ये कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आई तो ये वाले ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब इस इंटरवल में पूरा के पूरे में वो कन्वर्जेंट तो होनी चाहिए ना। तो ये चेक कर लेते हैं। देखो, अगर एक्स की वैल्यू 2 ही हमारे पास, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, -1 raised to power n - 1, ये बन जाएगा 2 raised to power n। एक्स की वैल्यू 2 डाली है तो 2 raised to power n अपॉन एन, ये वाली सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और हमें सीरीज में पता होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, है ना। अगर कन्वर्जेंट ही नहीं है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो होगी ही नहीं। हमें ये पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, अगर ये कन्वर्जेंट हो, दिस इम्प्लाइज, अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो जब हम इसकी nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू 0, तो इसका आंसर 0 आता है। ये कंडीशन होती है। अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले, हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा कि अगर आपने किसी भी सीरीज की nth टर्म पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया और 0 आंसर नहीं आया, so दिस implies दैट सीरीज विल नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी हो तो सबसे पहला मेथड हम यही अप्लाई करके देखते हैं कि ऑप्शंस पे, कि जो भी सीरीज गिवन होगी उसकी nth टर्म की लिमिट निकाल दो। अगर तो वो नॉन जीरो आई तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर लिमिट 0 आ जाता होता है इसका, फिर कुछ नहीं कह सकते, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ से इतना क्लियर होता है कि अगर nth टर्म की आप लिमिट निकाल रहे हो, अगर वो नॉन जीरो आती है तो पक्का सीरीज जो होगी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी, वो सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट ही नहीं होगी, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारे पास सीरीज, इसका nth टर्म हमारे पास क्या है, ये है ना, -1 raised to power n - 1, 2 raised to power n अपॉन n।
इसकी हम लिमिट निकाल लेते हैं। एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे -1 की पावर है n-1, तो आप इसको इवन ओड में ब्रेक कर सकते हो। अगर n इवन हुआ, अगर n ओड हुआ, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन है, यहाँ पे इवन नंबर पुट करोगे -1, तो ओड बन जाएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, 2 raised to n/n, ऐसी सीरीज बनेगी ये। अगर n ओड हुआ, अगर n की वैल्यू ओड है, ओड -1 इज इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 raised to n/n। अगर आप इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो, तो आंसर क्या आएगा? हमें चाहिए आंसर। अगर nth टर्म पे लिमिट लगाने पे आंसर नॉन जीरो आता है ना, तो सीरीज पक्का डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब ये है 2 raised to n/n, इन्फिनिटी इस पे डालो, देखो 2 raised to n/n, नेगेटिव साइन तो भी छोड़ भी सकते हैं हम, है ना ऐसे। इस पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, ये बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें तो एल हॉपिटल रूल यूज होता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 raised to n log 2 अपॉन n का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। 2 raised to इज इन्फिनिटी। तो इसकी जो लिमिट आ रही है वो जीरो तो नहीं आ रही, वो तो इन्फिनिटी को जा रही है ना। तो ये सीरीज ऐसा बन जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 हुई, तो इसकी जो nth टर्म है उसका लिमिट हमारे पास जो है वो जीरो नहीं आ रहा है। जीरो नहीं आ रहा है, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हमने टू के लिए चेक किया था, टू यहाँ पे पड़ा है, टू जो है एक्स की वैल्यू टू, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी ये तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, डोमेन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टू पे प्रॉब्लम आने वाली है सीरीज को, वो कन्वर्जेंट ही नहीं है टू पे। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन दोनों ही क्या हो गए हैं, यहाँ पे डिस्कार्ड हो गए हैं। तो हमने ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। अब बचता है हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन। फॉर एक्स इज इक्वल टू -2, अगर हम एक्स की वैल्यू -2 ले ले, -2 यहाँ पे पड़ा है ना, -2 रेज टू पर एन मॉडुलस है ना, तो वो 2 raised to n नहीं बन जाएगा, फिर से सेम सीरीज नहीं बन जाएगी हमारे पास। -1 raised to n-1, यहाँ पे -2 raised to n, ये 2 raised to n ही तो बन जाएगा, फिर से वही सेम सीरीज बन जाएगी। तो जब आप इसकी nth टर्म का लिमिट निकालोगे, वो भी जीरो नहीं आ रहा होगा, हमने भी देखा इन्फिनिटी को जा रहा है। तो -2 भी नहीं होना चाहिए डोमेन में, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? ओनली डी ऑप्शन, सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट, ये जो डी ऑप्शन है ना, ये रिजल्ट होता है, हैन-बोरेल थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, कि रियल में जो कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होते हैं। एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन ही रियल में हम ऐसे लेके चलते हैं कि अगर कोई सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट सेट है तो वो क्लोज्ड भी होगा, बाउंडेड भी होगा रियल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस आप डिस्कार्ड कर सकते हो। वो कहता एवरी इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज अ लिमिट पॉइंट। क्या तो कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लो, उसका लिमिट पॉइंट होगा। सेट में every infinite set of real numbers has a limit point, इस सेट में होगा उसका लिमिट पॉइंट, ये तो जरूरी नहीं है। एग्जांपल लेते हैं हम, every infinite set, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। अब ये इनफाइनाइट सेट है रियल नंबर्स का, सब्जेक्ट ले सकते हैं every infinite set of real numbers। ठीक है, इट हैज अ लिमिट पॉइंट, है इसका लिमिट पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट का सेट तो एम्प्टी आता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। एवरी बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, बाउंडेड भी लेना है तो हम ये ले लें, ये सेट ले लेते हैं 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका जो लिमिट पॉइंट आता है सेट का वो जीरो होता है, लेकिन वो सेट में तो है ही नहीं, क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है।
एन नेचुरल नंबर आप पुट करोगे तो इसमें जीरो तो होता ही नहीं है ना, इसमें एन जीरो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, इन्फिनिटी में डालते ही नहीं होते हैं जनरल। तो इसका लिमिट पॉइंट जीरो है बट सेट में नहीं है, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट, तो क्लोज्ड सबसेट ले लेते हैं। क्लोज्ड, क्या वो कॉम्पैक्ट होगा? नहीं। रियल नंबर में अभी बताइए रिजल्ट क्या कहता है कि रियल नंबर्स में जो भी सबसेट होगा अगर वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है तब उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ये तीन में से इस ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाए, क्योंकि करेक्ट आंसर हमारा ये बनता है। एक थ्योरम है, ये अगर पता होगी तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ क्लोज ही है, बाउंडेड वाली कंडीशन नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है। ओके। हाँ जी। Next question is the coefficient of rth term in the expansion is equal to coefficient of r plus 2th term, then the value of r is। ये binomial का क्वेश्चन है, तो कहता है the coefficient of rth term in this expansion। rth term कैसे लिखते हैं? NCR। अगर हम यहाँ पे लिखें a प्लस एक्स रेस्ट पर n, a प्लस एक्स रेस्ट पर n, तो यहाँ पे होता है NCR ए रेस्ट पर एन माइनस आर। अब यहाँ पे तो वन है ना एक वैल्यू, वन रेस्ट पर एन माइनस आर लिखो चाहे ना लिखो, तो ये लिख देते हैं एक बार के लिए एन माइनस आर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ आर एथ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट क्या है भाई इसका? आर एथ टर्म का ये होगा ना कोएफिशिएंट, माइन वन रेस्ट पर एन माइनस आर तो वन ही होता है, कोएफिशिएंट निकालना है तो एनसीआर होगा। दिस इज इक्वल टू coefficient of r plus 2th term in this expansion। तो r plus 2th term कौन सी बनेगी? एन सी आर प्लस वन, सॉरी यहाँ पे r माइनस वन होता है ना, जनरल टर्म वैसे लिखते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस्ट पर एन माइनस आर एंड एक्स रेस्ट पर आर ए प्लस एक्स रेस्ट पर एन, ए रेस्ट पर एन माइनस आर एंड एक्स रेस्ट पर एन, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे बाई चांस हमारे पास ए की वैल्यू बन गई हुई है, तो यहाँ पे हम वन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर r प्लस वन होता है तो यहाँ r लेते हैं हम, तो टी आर है तो यहाँ पे टी आर माइनस वन होगा। अगर यहाँ पे r प्लस टू है तो यहाँ पे आप r प्लस वन लोगे, एक कम करके लेते होते हैं। वन रेज टू पावर क्या आएगा? n माइनस आर माइनस वन, और x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? r प्लस वन। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस टू एथ टर्म, r प्लस टू एथ टर्म तो ये बन रही है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? वन की तो पावर कुछ भी लो, ये तो वन ही होगा, इसका कोएफिशिएंट बनेगा हमारे पास ये में इक्वल दिया हुआ है एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन सी आर प्लस वन। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू बतानी है? आर की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास ना रिजल्ट होता है ये देखो, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई हो, ये दोनों इक्वल कब होते हैं? या तो फर्स्ट कंडीशन, या तो एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल हो तब, या फिर सेकंड कंडीशन होती है इन दोनों का सम करके अगर एन आ जाता है तब ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल आ रहे हैं तो या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये x इज इक्वल टू वाई तो है नहीं, ये है r माइनस वन आर प्लस वन, बट फिर भी ये इक्वल है। इक्वल कब होते हैं? अगर या तो ये हो, ये तो हो नहीं रही यहाँ पे कंडीशन, ये दोनों इक्वल तो है नहीं। सेकंड कंडीशन क्या होता है फिर? इन दोनों का सम करके n बनना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे बेस में है इनका सम करके अगर ये वाली वैल्यू बन जाती है तो ये इक्वल आते हैं, तो हम ये कंडीशन यूज कर लेते हैं। आर माइनस वन प्लस आर प्लस वन का यूज करके हमारे पास एन आना चाहिए, तो यहाँ पे वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? टू आर इज इक्वल टू एन, बट यहाँ पे एन की वैल्यू हमें 20 दी हुई है ना, पावर जो होती है, तो आर इज इक्वल टू 20, टू आर इज इक्वल टू 20, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, तो 10 इज आर करेक्ट आंसर है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट पूछे ना आपको ऐसे एक्सपेंशन में, तो आपने कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे x की वैल्यू वन डाल दो, शॉर्ट ट्रिक। द सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछा गया हो, द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स या कोएफिशिएंट a प्लस एक्स रेस्ट पर n में
तो क्या होता है, तो आपने x को यहाँ पे 1 डाल देना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 0। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। ओके। कभी भी आपको इस टाइप की एक्सपेंशन देके पूछा जाए द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, तो आपने x की वैल्यू 1 डालनी होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर x प्लस ए रेज टू पावर n माइनस x माइनस ए रेज टू पावर n हो, या फिर x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस x माइनस ए रेज टू पावर n हो, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है। ये देखो, अगर n हो इवन तो इसका आंसर आता है n/2। अगर n हो ओड, एन मतलब ये वाली पावर बीच में नेगेटिव साइन है, अगर एन ओड हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1/2। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन आ जाए तो इसके लिए रिजल्ट होता है एन ओड के लिए सेम रहता है n+1/2, अगर एन की वैल्यू ओड हो। बट इवन के केस में चेंज हो जाता है, एन इवन हो तो यहाँ पे पहले n/2 था, अब n/2+1 होता है। ठीक है। अब इनमें से कंपेयर कर लो कौन सा हमारे पास फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बीच में नेगेटिव साइन है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन है और पावर इवन है, एन अगर इवन है तो आंसर क्या आना है हमारे पास n/2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n/2, एन हमारा कितना है 10, 10/2 यानी कितनी टर्म्स होंगी 5 टर्म्स होंगी यहाँ पे। इस एक्सपेंशन में जब आप इनको ओपन करोगे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास 5 टर्म्स जो आएंगी वो हमारे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स when x is not equal to 2 and greatest integer denotes the integer part of x, and this functional value is equal to k when x is equal to 2, ये दिया हुआ है। then f is continuous at x is equal to 2 provided k is equal to, तो कहता है कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है 2 पे तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। अगर f कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है कि इसका जो लेफ्ट एंड राइट लिमिट होगा x अप्रोचेस टू 2 पे फंक्शन का, वो इक्वल होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू पे एट 2। ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन हमें क्या दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, एंड जब आप x को 2 डालोगे फंक्शन में तो का आंसर कितना आ रहा है k आ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस एच प्लस x को रिप्लेस कर दिया 2 प्लस एच से, तो यहाँ पे -2 माइनस एच आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू के। ये एक्चुअल में मैं 2 प्लस पे निकाल रही हूँ, क्यों निकाल रही हूँ 2 प्लस पॉजिटिव निकाल रही हूँ, 2 प्लस एच, 2 माइनस एच क्यों नहीं पुट कर रही, क्योंकि दोनों पे आंसर सेम आने वाला है। अगर आप फंक्शन को मान के ही चल पड़े ना कॉन्टिन्यूस, तो मैं ये होता है ना कि ये चेक करना होता है अगर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए तो इस लेफ्ट लिमिट निकाल लो फंक्शन की गिवन पॉइंट पे, राइट लिमिट निकाल लो फंक्शन की, और उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो दोनों तीनों इक्वल होंगे ही होंगे, यानी फर्स्ट टू भी इक्वल है। और लिमिट में हम पढ़ते हैं अगर फर्स्ट टू लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो तो हमें इनको कंबाइन करके सिंपल लिख दे देते हैं एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स। तभी मैं यहाँ पे सिंपल लिख के चल रही हूँ। अब आप चाहे चाहे यहाँ पे पॉजिटिव की हेल्प से सॉल्व करो चाहे नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है आंसर तो इक्वल ही आने वाला है, चाहे आप विद पॉजिटिव साइन सॉल्व करो चाहे आप विद नेगेटिव साइन सॉल्व करो। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है भाई, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -2, ये इसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो आंसर देता होता है। 2 प्लस एच कहाँ पे मिलेगा, 2 प्लस एच इसके आगे होगा, अब इसके लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ा है वो आंसर देगा, वो इसने आंसर दे देना है 2 प्लस, इसका क्या काम होता है -2 कहाँ पे पड़ा है, -2 में से माइनस एच करोगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे पहुंचोगे, इसके आगे जाओगे। अब नंबर यहाँ पे पड़ा है ये -2 माइनस एच, अब इसने आंसर क्या देना मैंने अभी बताया, जहां पे भी वैल्यू जाती है जैसे 2 प्लस एच यहाँ पे गया तो इसने अपने लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आंसर देना है। अब -2 यहाँ पे है, -2 माइनस एच यहाँ पे कहीं पे होगा, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर आएगा फर्स्ट वाला इंटीजर तो -3 मिलेगा,
तो इसने देना है आंसर -3, दिस इज इक्वल टू के। तो अब h का कोई काम ही नहीं रहा यहाँ पे, ये तो खत्म ही हो चुका है। तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, सो के की वैल्यू हमारे पास आ गया -1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। भी हमारा एक क्वेश्चन रहता है, दिस वन। देखो इस क्वेश्चन में मैं ये बता देती हूँ, फिर सॉल्व करते हैं इसको। द सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एन एक्स ओवर एक्स प्लस एन, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन। हमें ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया गया है एन अपॉन एक्स प्लस एन। हमें ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये इनमें से कौन सी इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, यहीं पे करवा देते हैं। एफ एन एक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमें क्या दिया गया लास्ट क्वेश्चन में, एक्स अपॉन एक्स प्लस एन। हमें ये बताना है दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 0 to 1 इंटरवल, एक है हमारा -∞ to ∞, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है -∞ to 1, एंड फोर्थ ऑप्शन इज -1 to एक 0 to ∞, एक है 0 to ∞। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी डोमेन पे ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एम एन टेस्ट की हेल्प से। एम एन टेस्ट क्या कहता है, हमें एम एन निकालना होता है। एम एन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इन द गिवन डोमेन, जो भी डोमेन गिवन होगी कॉमन डोमेन फंक्शंस की। ठीक है, इसका सुप्रीमम निकालो। सुप्रीमम निकालोगे तो आपके पास एम एन की वैल्यू आ जाएगी। ये फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का सुप्रीमम निकालोगे तो हमारे पास एम एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने क्या करना है, ये एम एन का एक सीक्वेंस बनाना होता है। अगर ये सीक्वेंस एम एन जो भी आएगा आपके पास आंसर, अगर ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ट करता है तो यहाँ से इम्प्लाई होता है द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये जो एफ एन एक्स हमें दिया गया है, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर एम एन जीरो को कन्वर्ज नहीं करता, so this implies f and x जो sequence of functions है, this is not uniformly convergent। ठीक है, तो ये रिजल्ट का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पहले तो ना दो ऑप्शन तो इसमें से डायरेक्टली जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ये डिफाइंड नहीं है कुछ पॉइंट्स पे। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए -n, यहाँ पे n पड़ा है -n पे, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। -n प्लस n तो इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एन एक्स होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू -n। n यहाँ पे है नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 हो ही नहीं सकती। नंबर्स के लिए हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो x हमारा कहाँ से आ रहा है, इन ऑप्शंस में से आ रहा है। इनमें से वो ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड कर दो जो x की नेगेटिव वैल्यूज लिए बैठे हैं। इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो दो ऑप्शंस तो हमारे हो ही नहीं सकते। अब देखो आधा काम तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया अगर आप इस सीक्वेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। तो बचे हमारे पास टू ऑप्शंस, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। इनमें से हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले एफ एन एक्स तो हमें पता है ये है एक्स अपॉन एक्स प्लस एन। बी एफ एक्स है क्या यहाँ पे, एफ एक्स होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, इसकी लिमिट होती है। एफ एन एक्स हमें क्या दिया गया, एक्स प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे अगर एक्स जीरो हुआ
ये मैंने ठीक लिखी है, एक मिनट चेक कर लें स्टेटमेंट। एन अपॉन एक्स प्लस एन, मैंने एक्स लिखा हुआ, यहाँ पे भी एन है। ये ध्यान रखना, जब हमने वो किया था ना कि नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस एन पे, हाँ ये सब प्रॉब्लम आ रही है। अगर माइनस एन कर देते हो तो ये बन जाएगा एन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस एन, एन अपॉन जीरो। तो वो इन्फिनिटी बन रहा है, तो प्रॉब्लम आ रही थी नेगेटिव नंबर्स पे। ठीक है, वो ठीक है यहाँ पे। तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे डिस्कार्ड हो चुके हैं। अब ये देखो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी? एन यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स अपॉन एन प्लस वन आएगा, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी ये टर्म जीरो हो जाएगी, एन से एन कैंसिल आउट, तो वन आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? वन आ रही है। एफ एन एक्स हमें क्या दिया गया है? एन अपॉन एक्स प्लस एन माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है वन। डोमेन अब ये भी हो सकती है, जो ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, सॉरी ऑप्शंस बचे हमारे पास, ये भी हो सकते हैं, ये भी, इनमें से बताना है। पहले हम इसके लिए चेक कर ले, अगर एक्स बिलोंग कर रहा हो जीरो टू इन्फिनिटी को। ठीक है, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। इसको सॉल्व कर लिया, ये बन जाएगा एन माइनस एन अपॉन एक्स प्लस एन, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। एम एन बताएगा हमें यहाँ से, एम एन क्या होगा? इस फंक्शन का सुप्रीमम होगा इन दिस इंटरवल। और अगर एम एन जीरो को कन्वर्ज कर जाता है तो हमारी सीरीज जो होगी वो इस इंटरवल में क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अदरवाइज नहीं होगी। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, इनमें से देख लेते हैं कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? हमने सुप्रीमम निकालना है इस फंक्शन का, एक्स अपॉन एक्स प्लस एन का। क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पे माइनस मोड में पड़ा है, तो आप इसको सिंपल एक्स लिख सकते हो। अब इस फंक्शन का जब आप सुप्रीमम निकालोगे वो होगा एम एन। इसका सुप्रीमम क्या होगा? एक्स हम कहाँ से ले रहे हैं? एक्स हम इस इंटरवल से उठा रहे हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो, सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है फंक्शन की? आप इस इंटरवल में से उठा के एक्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाओगे, पुट करते जाओगे, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी की जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसका सुप्रीमम बन जाएगा फंक्शन का। हमें इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है ना। फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स अपॉन एक्स प्लस एन। इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है। डोमेन हमें क्या देगी है? एक्स जो है वो जीरो टू इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहीं से उठाने हैं हमने एक्स, जो हमने यहाँ पे पुट करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी वो सुप्रीमम बन जाएगा फंक्शन का, है ना। तो अब x इज इक्वल टू एन भी तो यहीं पे कहीं पे पड़ी होगी, एन नेचुरल नंबर है, एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, वो भी x इज इक्वल टू एन, वो भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा, राइट। तो जब x की वैल्यू आप n डालोगे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, अभी सुप्रीमम की बात नहीं कर रही, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू एन ले सकते हैं ना हम, x की वैल्यू n, क्योंकि वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एन वन टू थ्री सब यहाँ पे पड़ा है, तो x कभी ना कभी n के इक्वल भी होगा। जैसे ही हम x को n पुट करते हैं तो ये बन जाएगा n अपॉन n प्लस एन विच इज वन बाई टू। तो जब हम x को n पुट करते हैं, यानी इस इंटरवल से ही उठाया है ये पॉइंट हमने, इस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई वन बाई टू। एम एन क्या था? एम एन था इस फंक्शन का सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू। अब या तो यही वैल्यू सुप्रीमम होगी, अगर ये सुप्रीमम नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू, सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू, या तो यही वैल्यू सुप्रीमम है, अगर ये सुप्रीमम नहीं है तो जो सुप्रीमम की वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी होगी, या तो यही होगी, अगर ये नहीं है, ये पॉइंट पुट करने में तो कोई और फंक्शन, कोई किसी और पॉइंट पे आ रही होगी ना सुप्रीमम वैल्यू, तो एम एन की वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो आप देख रहे हो एम एन जो आर बस सीक्वेंस बन रही है वो हमेशा वन बाई टू से ग्रेटर रह रही है। एम एन जो सीक्वेंस बनेगी, यानी एम वन एम टू एम थ्री के जितने भी आंसर्स आएंगे वो क्या हो रहा है यहाँ पे? वन बाई टू से ग्रेटर होंगे। अगर एम एन वन बाई टू से ग्रेटर है तो क्या कभी भी एम एन जीरो को अप्रोच कर सकते हैं? हर एक वैल्यू, एम वन जो होगा वो वन बाई टू से बड़ा होगा, एम टू भी वन बाई टू से बड़ा होगा, सभी टर्म्स ऐसे हैं वन बाई टू से ग्रेटर है, तो क्या कभी भी वो टर्म्स जीरो को कन्वर्ज कर पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी, है ना। तो यानी हमारा ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है यहाँ पे। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जीरो टू वन। इस पे भी आप चेक कर सकते हो इजीली। अगर हमारा यहाँ पे इंटरवल जीरो टू वन होता तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा?
फंक्शन है हमारा x अपॉन x प्लस एन, और यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है अब यहाँ पे 0 to 1 इंटरवल को। अब x की वैल्यू n मत पुट कर देना, ये 0 to 1 के बीच में नंबर है, 0 और 1 के बीच में नंबर फ्रैक्शंस में आते हैं, तो ये n तो यहाँ पे होगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला काम यहाँ पे कर सकते थे, x की वैल्यू n, लेकिन इस इंटरवल में 0 और 1 के बीच वाले नंबर है, ये 0 और 1 है, तो x=n हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है भाई, सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम निकाल के देख लो, देखो एक्चुअल में mn जो होगा वो सुप्रीमम होगा इस फंक्शन का। तो हम वैल्यू इसकी आइडिया लगा लेते हैं। देखो x की वैल्यू अगर जीरो हुई, अगर x की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये बचा 1/n। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम आ जाएगा। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n पे इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो लिमिट आ गई जीरो, तो mn जो है वो जीरो को कन्वर्ज कर रहा है फॉर x=0। अगर x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करो तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/1 + n। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो। mn निकाल रहे हैं, mn सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो 1/2 1/3 कुछ भी नंबर होगा, 1/2 1/3 इस टाइप का कुछ भी नंबर होगा, तो फिर से ये फिक्स हो जाएगा। एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इसने फिर जीरो को चले जाना है। तो हमने देखा हर केस में एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले रहे हो, ये जो नंबर है, ये जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो भी किसको अप्रोच कर रही होगी, जीरो को अप्रोच कर रही होगी, है ना। एम एन अप्रोचेस टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, इस इंटरवल में हमारा जो सीरीज होगा, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था ये वाला, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अपने ऐसे इस क्वेश्चन से डील करना है। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, अगर कोई आपको डाउट रह जाता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।